जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का सामाजिक विज्ञान का बुक इतिहास का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स जितना भी क्वेश्चन होगा चैप्टर बाय चैप्टर हम करेंगे, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद इस इतिहास का प्रथम चैप्टर है। और इस वीडियो में कुल ऑब्जेक्टिव हम 30 करने वाले हैं, सुपर 30। इस क्लास का नाम रखा मैंने सुपर 30 क्वेश्चन का, जो कि 2023 और 24 में धमाल मचाएगा। इन सारे क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों सभी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मधुर क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा मेजनी होगा। मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। कब किया? 1834 ईस्वी में किया। 1834 ईस्वी में किया। और इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा कि यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मेजनी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मेजनी। क्लियर? इटली के एकीकरण का ये से मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण के इसमें 3 नायक आते हैं। प्रथम हुआ मेजनी, दूसरा होता है काउंट काबूर और तीसरा व्यक्ति आता है इसमें गैरीबाल्डी। कौन आता है? गैरीबाल्डी। क्लियर? तो ये 3 जो नाम हैं ये इटली के एकीकरण में अहम भूमिका होती है, जिसमें कि सबसे प्रथम मेजनी होता है। इसीलिए इटली के एकीकरण में मसीहा के नाम से, यानी कि भगवान के नाम से जाना जाता है मेटली को। किसको? मेजनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इटली के एकीकरण की तलवार किससे संबंधित थी? यानी कि किस नायक ने के विचार था कि तलवार के दम पर ही इटली का एकीकरण संभव है? तो तलवार से जो संबंधित थे वो थे गैरीबाल्डी। कौन थे? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती, VVI क्वेश्चन है ये, मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी ही लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती का क्या किया? गठन किया। क्लियर? यानी कि लाल कुर्ती का संबंध किससे है? गैरीबाल्डी से। और तलवार का संबंध भी किससे है? गैरीबाल्डी से। यानी गैरीबाल्डी का मानना था कि तलवार के बदौलत, यानी तलवार के बल से ही हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार यानी कि एक तरह से इसको बोलिए नायक। वास्तुकार का मीन्स हुआ नायक। तो जर्मनी के एकीकरण का जो नायक था, ये इसमें मेन आदमी जो थे वो बिस्मार्क थे। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा बिस्मार्क ही होंगे। बिस्मार्क। क्लियर? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश प्रमुख था? यानी कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण किया जाने लगा तो इनमें से कौन सा देश बाधा बन करके इसके सामने खड़ा हो गया, यानी कि इटली और जर्मनी के सामने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुआ? तो रूसी क्रांति हुआ 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का प्रयोग भारत में पश्चिम चंपारण में किए थे। कहाँ पर किए थे? पश्चिम चंपारण में। क्लियर? आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज कहा जाता था तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। क्लियर? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। और तुर्की से, यानी कि तुर्की से कौन सा देश विजित हुआ? यूनान। यानी कि यूनान से तुर्की क्या हुआ था? हार गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कि यूरोप महादेश में एक ऐसा ही देश था जिसका नाम था यूनान। जिसका नाम क्या था? यूनान। इस यूनान में इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति बरकरार रहा। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, मतलब ये पाल के रखे हुए थे। कौन सा देश? यूनान। क्लियर? और यूनान से ही, यानी कि तुर्की ने यूनान पर कब्जा किया था, तो यूनान ने ही तुर्की को क्या किया? हरा दिया। ये तुर्की क्या हुआ? हार गया था। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कह बिस्मार्क और काउंट कावोर क्या थे? आपको बताना है। यानी कि बिस्मार्क और काउंट कावोर जब इटली और जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे तो इनमें से भूमिका अहम रही। तो ये किस चाल पर कर रहे थे? तो ये दोनों जो नायक जो थे ना, ये कूटनीतिक का सहारा लिया। कूटनीतिक का सहारा लेकर के इन्होंने जर्मनी में बिस्मार्क और इटली में काउंट कावोर एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिए। क्लियर? चलिए जरा सा जान लेते हैं कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा नाविक। क्या होगा? नाविक। पेशा मतलब हुआ इसका व्यवसाय क्या था? तो ये नाविक थे। क्या थे ये? गैरीबाल्डी नाविक थे पेशे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी ये टाइपिंग एरर है। ऑस्ट्रिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मेटरनिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और मेटरनिक जो थे ये घोर प्रतिक्रियावादी नेता थे। कौन? मेटरनिक।
मेटरनिक ये घोर प्रतिक्रियावादी नेता थे, क्योंकि ये अपने देश में यानी कि जहाँ जहाँ ये कब्जा किए थे, यानी ऑस्ट्रिया में, तुर्की में, यूनान में, जर्मनी में, इटली में, वहाँ पे ये राजतंत्र को कायम रखना ये चाहते थे। कौन? मेटरनिक। इसीलिए मेटरनिक को कहा गया है घोर प्रतिक्रियावादी नेता, घोर प्रतिक्रियावादी नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बिस्मार्क। ये बिस्मार्क नहीं, गेरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती का क्या किया? गठन किया। और तलवार के दम पर ही इन्होंने इटली के मार्ग को क्या किया? प्रशस्त करने का काम किया, और इसी से यह संभव समझते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ? ये 10 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध हुआ। वाटरलू युद्ध कब हुआ? 10 जून 1815 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो वाटरलू युद्ध जो हुआ ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। फ्रांस की सेना की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो नेपोलियन था। नेपोलियन की सेना लड़ रहे थे। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन की सेना लड़ रहे थे, जबकि इंग्लैंड की तरफ से वेलिंगटन की सेना लड़ रहे थे। वेलिंगटन की सेना ने नेपोलियन को हरा दिया, यानी नेपोलियन इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में हार गया, और इसमें जीत गए वेलिंगटन की सेना ने, यानी कि इंग्लैंड का देश जीत गया। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में इतना सारा बात है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइएगा और इसका पॉइंट भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? यानी कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनी का पतन हुआ 1848 ईस्वी में पतन हुआ। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बोनारी की स्थापना कब और किसने किया? यानी कि इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन हैं। इस प्रश्न में कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन हैं। कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। किसने किया? मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। क्लियर? चलिए अब मेजनी किस देश से संबंधित थे? इटली से। किससे? इटली से। इटली की राजधानी रोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? यानी कि रक्त एवं लौह नीति का पालन किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? बताइए आप लोग, बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? इटली, जर्मनी, किससे था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जर्मनी होगा। बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? जर्मनी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इंग्लैंड होगा। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 1838 से 1848 ईस्वी तक। 18 से 38 को हुआ और 1848 तक ये चला। इसमें क्या हुआ कि मजदूर वर्ग के लोग इंग्लैंड के राजा के प्रति आंदोलन किए थे, है ना। यही आंदोलन कहलाता है चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहलाता है? चार्टिस्ट आंदोलन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 10 मई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी में, यानी कि फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 ईस्वी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप के लिए जो देश था इम्पोर्टेंस, जिसकी सभ्यता और संस्कृति बरकरार रहा, वह है यूनान। एक देश है यूनान। कौन से देश है? यूनान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 22 में क्या कह रहा है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर जर्मनी के एकीकरण के लिए पर्सा ने अंतिम कितने युद्ध किए? इन्होंने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। किसके साथ युद्ध किए? चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रथम जो युद्ध किया जर्मनी ने, यह डेनमार्क के साथ युद्ध किया। डेनमार्क के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में डेनमार्क हार गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी ने इसके बाद युद्ध किया था, किसके साथ युद्ध किया था? ऑस्ट्रिया के साथ। इसके बाद ये ऑस्ट्रिया के साथ किया था। ऑस्ट्रिया भी पर्सा से क्या हुआ? हार गया। पर्सा बोलो या जर्मनी, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि पर्सा के अधीन ही जर्मनी था। क्लियर? यानी कि पर्सा ने 3 युद्ध किए थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। ये डेनमार्क और ऑस्ट्रिया दोनों क्या हुए? युद्ध में हार गए। और तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ फ्रांस के साथ। किसके साथ ये किए? फ्रांस के साथ। फ्रांस भी ये बुरी तरह से इसमें हार गए और फ्रांस ने अंतिम रूप से पर्सा के साथ, यानी कि फ्रांस ने पर्सा के साथ समझौता किया। एक समझौता किया। उस समझौता का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 ईस्वी में, 10 मई 1871 ईस्वी में यह संधि किया था। क्लियर? इस प्रकार ये 3 युद्ध किए और इन 3 युद्ध में पर्सा ने जर्मनी को एकीकरण क्या किया? कर दिया और उसकी मार्ग को प्रशस्त किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि राइन संघ की स्थापना किसने किया? राइन संघ की स्थापना किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा नेपोलियन ने राइन संघ की क्या किया? स्थापना किया। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा काउंट काबूर को इमैनुअल ने, यानी कि विक्टर इमैनुअल ने, पूरा नाम है विक्टर इमैनुअल ने, किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे?
तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कारण नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, बहुत अच्छा आंसर है, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में, यानी नेपोलियन संहिता लागू हुआ 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, रूस के राजा को क्या कहा जाता है? राजा को हम सम्राट भी कह सकते हैं, सम्राट। तो रूस के राजा को जो कहते हैं जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। जिस प्रकार हम लोग भारत में राजा को राजा बोलते हैं, उसी प्रकार उसको रूस में राजा ना कह करके वे लोग क्या कहते हैं, रशियन के लोग जार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मुसोलिनी। मुसोलिनी किस देश से संबंधित है? तो मुसोलिनी इटली से संबंधित है, इटली से। इटली में इन्होंने फांसीवाद की स्थापना किया, फांसीवाद की स्थापना किया। किसने? मुसोलिनी ने, इटली में। ये फांसीवाद क्या होता है? ये तानाशाह का समर्थक था, तानाशाह। तानाशाह यानी कि एक तरह से समझो ये राजतंत्र का ये क्या थे? समर्थक थे। कौन? मुसोलिनी। क्लियर। चलिए इस वीडियो का एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 30। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार कि जालवे राइन एक किस प्रकार की संस्था थी? यानी कि जालवे राइन क्या था? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको दीजिए। क्लियर। इस प्रश्न का आंसर हम इंतजार करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जालवे राइन क्या था। जालवे राइन एक संस्था थी, ये जर्मनी की, ये संस्था कहाँ की थी? जर्मनी की थी। लेकिन ये संस्था क्या करती थी, इसका क्या काम था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।